जब हमारे गांव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा ग्राम पंचायत करती है। जिला में अगर विवाद होता है तो जिला न्यायालय करती है। देश के लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर अन्य देशों में, कई देशों में हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो अब तक आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में ज़रूर पढ़ा होगा कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो भी मामले होते हैं उसका निपटारा करती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और आज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन, उसका क्षेत्राधिकार और निर्णीत वादों की सहायता से पूरा उसका वर्णन करना है। यानी डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कमेंट अपॉन इट्स कंसिक्वेंस जुरिडिक्शन विच लॉ इज अप्लाइड बाय दिस कोर्ट। तो अब आंसर को शुरू करने से पहले बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के धारा 92 में ये फैक्ट आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जब मैंने हर बार कहा है कि जिस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक का बेसिक इंट्रो देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन की बॉडी पे मत आ जाइएगा, पहले इंट्रो दे दीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। और 92 में ये कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य स्वतः ही इस न्यायालय के सदस्य होंगे। मतलब जो भी यूएनओ का सदस्य है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य होगा, और जो राज्य यूएनओ के सदस्य नहीं है वो भी सुरक्षा परिषद या महासभा, जो प्रमुख अंग है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनकी शर्तों को मानकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए अपना पक्ष दे सकते हैं। यह है धारा अनुच्छेद 93 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और उनकी कार्यकाल कितनी होती है? 9 वर्ष की होती है। और इनका फिर से नहीं, मतलब 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ना उनका फिर से निर्वाचन हो सकता है। और न्यायालय के निर्णय से न्यायाधीशों को बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन जो कास्टिंग वोट होता है, मतलब बेसिकली निर्णायक वोट जो होता है, वो डालने का अधिकार इन न्यायाधीशों को नहीं होता, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष होता है उसको होता है। न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरी नहीं कि बैठक हेग में ही होगी, ज़रूरत पड़ने पे बैठक कहीं भी हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। अब हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बेसिक फैक्ट तो जान लिए, लेकिन सिर्फ फैक्ट से हमारा आंसर कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेन क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता और उसके क्षेत्राधिकार। तो अब चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता और उसके क्षेत्राधिकार की ओर। ये जो चीज़ है ना, ये भी हमारा बिना फैक्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको स्टार्टिंग क्या करना है कि संयुक्त राष्ट्र का जब स्थापना किया गया तो उसके उद्देश्य का मेन उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा। अब ये यूएनओ अकेले तो कर नहीं सकता था, उसके लिए उसके कई अंग बनाए गए। और शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए फिर सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्माण हो गया। बट जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना ना, तो उसकी कोई उद्देशिका नहीं बनाई गई थी। तो लेकिन उसका उद्देश्य जरूर डिसाइड किया गया था। मतलब कोई प्रस्तावना नहीं थी, जैसे हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है ना उद्देशिका, वैसे इसकी कोई उद्देशिका नहीं, लेकिन उद्देश्य डिसाइड था। क्या उद्देश्य थे? तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा जो भी विवाद हो रहा है उसका निपटारा करना, और दूसरा सलाहकारी की तरह भी भूमिका निभा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार विवाद का निपटारा ही करें। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ तो इसमें कुछ कमियां भी निकाली गई। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जो भी अधिकार दिए गए, लेकिन तब भी उसको ये क्षमता नहीं दी गई कि वो बड़े बड़े विशेष मामलों का निपटारा कर सके बिना किसी सपोर्ट के, जैसे कि पर्यावरण संबंधी जो भी मामला है। दूसरी ओर ये भी कहा गया कि न्यायाधीशों का निर्वाचन जो है उस समय उनकी राष्ट्रीयता पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था। और न्यायाधीश का जो निर्वाचन हुआ उसकी अवधि इतनी लंबी रखी गई कि फिर उसके बाद क्या होता है, 9 साल तक कोई रहता है ना, तो भेदभाव भी शुरू हो जाता है। दूसरा, न्यायालय विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या 15 ही है। तो सारे क्षेत्र कैसे कवर होंगे? तो पक्षपात भी हो सकता है। तो खैर, विवाद तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। जब भी कुछ भी होता है तो उसमें आलोचक जो है, आलोचना तो सबसे पहले शुरू ही हो जाती है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जो अधिकार दिए गए हैं, जो क्षेत्र है उसका, उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता और क्षेत्रकारिता वैसे तो विश्व के पूरे देश के लिए ये खुला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सभी के लिए खुला हुआ है, पर अनुच्छेद 34 के अनुसार केवल राज्य ही अपनी समस्याएं उसके सम्मुख सीधे ला सकते हैं। मतलब जो इसके सदस्य हैं वो अपनी समस्याएं, जो भी वाद विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं। और बाकी जो है, जो इसके सदस्य नहीं है, गैर सदस्य राष्ट्र जो हैं, वो सलाह ले सकते हैं, अधिकारिता में इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सुरक्षा परिषद और महासभा का उनको लेना पड़ेगा परमिशन, उसके बाद ही सलाह ले सकते हैं।
अब इसको आप दो पार्ट में बांट लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अधिकारिता और क्षेत्राधिकार है उसके दो मेन हिस्से हैं। एक तो विवादास्पद अधिकारिता या शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने का, और दूसरा हिस्सा जो है हम उसके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो विवादास्पद अधिकारिता है, जैसे किसी देश की सहमति के बिना हस्तक्षेप, मतभेद, निपटारा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मेन सिद्धांत यही है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्यों के साथ उसके विवादों को ना तो मध्यस्थ ना ही किसी प्रकार का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करने के लिए विवश किया जा सकता है। न्यायालय केवल एक राज्य के अन्य राज्य के विरुद्ध जब वाद दाखिल किया जाएगा ना, तो ही अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। अपने मन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और ये न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत है कि किसी भी एक पक्षकार की सहमति होना ज़रूरी है। सिर्फ विवाद पैदा होते ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला क्या हो गया, विवादास्पद अधिकारिता का ये पॉइंट आपको लिखना होगा। स्वेच्छापूर्ण अधिकारिता भी कहा जाता है इसको, जबकि दूसरे और तीसरे को क्रमशः तदर्थ अधिकारिता कहा जाता है। मतलब न्यायालय की अधिकारिता या मामले के परीक्षण के लिए राज्य की सहमति पहली शर्त हो गई। अब जब न्यायालय विवाद जो है सहमति के आधार पर जब वाद का निर्णय ले लेता है, तो न्यायालय की अधिकारिता को विवादास्पद अधिकारिता करते हैं। और जब पक्षकार अपनी सहमति प्रथम या पहले विभिन्न संधि द्वारा हस्ताक्षर करके, और दूसरा करार द्वारा, और तीसरा अनिवार्य अधिकारिता के रूप में दे देता है, तो ये स्वेच्छापूर्ण अधिकारिता हो जाता है। अब इसमें क्या है, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, वॉलंटरी जुरिडिक्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस प्रकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो वाद आते हैं जिनको कि संबंधित पक्षकार न्यायालय के समक्ष न्याय हेतु खुद लाते हैं। अनुच्छेद 36 में ये व्यवस्था की गई, 36 में, कि ये विवाद जो है वो न्यायालय के ही क्षेत्र के अधिकार में होगा। इसका डिसीजन कौन लेगा, न्यायालय को ही निर्णय देने के लिए सौंपा जाएगा, चाहे वो एक पक्षकार सौंपे चाहे दोनों पक्षकार ही अपना मुद्दा लेकर के आए। और अनिवार्य क्षेत्राधिकार, कंपल्सरी जुरिडिक्शन, क्या होता है कि इसके अधीन राज्य किसी भी तरह घोषणा द्वारा तथा बिना किसी विशेष समझौते द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि किसी दूसरे राज्य के प्रति जो कि समान उत्तरदायित्व है, दोनों का सेम है पावर, अनिवार्य है कि इसको स्वीकार करे। ये क्षेत्राधिकार को वैकल्पिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। मतलब ये कंपल्सरी भी है और वैकल्पिक भी है। अब इसके अंतर्गत राज्य पक्षकार न्यायालय को कुछ मामलों में अनिवार्य अधिकारिता प्रदान करता है, जैसे कि किसी संधि का विवेचन कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई प्रश्न है उससे रिलेटेड देख सकता है, किसी तथ्य का सही है या गलत वो देख सकता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का अगर उल्लंघन होता है तो क्षतिपूर्ति के लिए क्या प्रकृति होगी, क्या सीमा होगी, ये डिसाइड कर सकता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता दी गई है। और संक्षेप में क्या कहेंगे कि न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिता है। पहला तो 36(1) में है, 36(1) में, कि यदि पक्षकार किसी मामले को न्यायालय को सुपुर्द करने को खुद ही रेडी हो जाता है। दूसरा 36(2) में है कि यदि पक्षकार न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता दे देता है कि हाँ आपका ही काम है। और तीसरा, यदि पक्षकार कोई संधि करता है और उसमें प्रावधान रखता है कि प्रावधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही इसमें इन्वॉल्व होगा। तो अब आपको 3 तरह का पार्ट पता चल गया। अब दूसरा हिस्सा है सलाहकारी के रूप में कैसे, एडवाइजरी जुडिक्शन कैसे भूमिका निभाता है वो। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो परामर्श का भी काम करता है, हर बार निर्णय देने का काम नहीं करता है। जैसे कि सुरक्षा परिषद और सामान्य परिषद है, ऐसे कई मामले होते हैं ना जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपते हैं और उससे राय मांगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जब राय दे दी जाती है तो जरूरी नहीं है कि दो देश हैं जिनके बीच विवाद चल रहा है उसकी बात को माने ही, बंधनकारी बाध्यकारी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसके परामर्श को एक बार स्वीकार जरूर करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संस्था जो है बहुत उच्च स्तरीय है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो सलाह देती है ना, उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि उससे विवाद का निपटारा हो जाए। वो बस अभी जो भी विवाद हो रहा है ना उसको एक सलाह की तरह देती है, विधिक राय, इसको कहते हैं विधिक राय, क्योंकि कानूनी तौर पे राय देती है। जैसे हम लोग भी कई जगह कई मामलों में किसी कानूनविद से राय लेते हैं, उसी तरह से। और सलाहकारी जो राय देने की उसकी शक्ति वो उसकी खुद की इच्छा पर है। तो जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ईस्टर्न कैरोलिया विवाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने राय देने का भूमिका निभाई थी। अगर कोई राय मांग रहा है तो मना नहीं कर सकता है। जैसे WHO द्वारा अनुरोध किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राय मांगी गई तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसको राय दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में किस तरह से योगदान दिया गया। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख काम है शांति स्थापित करना, उसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे कोई संधि हुई है, कोई सम्मेलन हुआ, उसमें अगर किसी भी संधि होने के बाद कोई वाद विवाद हो जाता है तो न्यायालय के पास जाते हैं सारे देश, और फिर उस संधि की शर्तों को देख करके अंतर्राष्ट्रीय विधि के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय देता है। दूसरा, न्याय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
न्यायालय है उसके सारे नियम कौन डिसाइड करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डिसाइड करता है। दो पक्षकारों में भी अगर वाद हो जाए तो फिर उसका भी निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। लेकिन ये आंसर हमारा इनकम्प्लीट होगा अगर हम कुछ केसेज इसमें नहीं देंगे। तो पहला केस है एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस 1951। अब इसमें आप केस को ध्यान से सुनिएगा। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नॉर्वे ने 1935 के अध्यादेश द्वारा मछली पकड़ने के क्षेत्र को स्थल के कुछ निश्चित जगह के अनुसार सीधी एक आधार रेखा मानकर अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध नहीं है ऐसा बोला, पर किसी राज्य के द्वारा अध्यादेश जारी करके मछली पकड़ने के क्षेत्र को निर्धारित करने के विषय में न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्पष्ट कर दिया। दूसरा केस था कारफू चैनल केस 1949। ये था आत्मरक्षा और हस्तक्षेप से संबंधित। इसमें न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि ब्रिटेन द्वारा जो अल्बानिया को बिना सहमति प्राप्त किए उसकी समुद्र पेटी से विस्फोटक सामान हटाना और अल्बानिया के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप करना। तो न्यायालय ने कहा कि सामुद्रिक पेटी से होकर शांति के समय युद्ध के जहाज़ों को भी निर्दोष मार्ग प्राप्त करने का अधिकार है। और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विदेशीय प्रदेश पर आत्मरक्षा का अधिकार, हस्तक्षेप, निर्दोष मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्पष्ट करके उसके क्रमिक विकास में योगदान दिया। तीसरा केस है निकारागुआ बनाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का केस। ये भी हस्तक्षेप से ही संबंधित है। 1934 में निकारागुआ ने अमेरिका के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद किया, जिसमें उसने अमेरिका के विरुद्ध निकारागुआ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और वहां की सरकार उलटने के प्रयास करने का आरोप लगाया। और न्यायालय ने 1984 को अपने आंतरिक निर्णय में अमेरिका से कहा कि निकारागुआ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, निकारागुआ के बंदरगाहों में जहाज़ों के आने जाने में बाधा ना पहुँचाए और वहाँ के समुद्र में बारूद आदि ना बिछाए और निकारागुआ की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। चौथा केस था लैंड आइसलैंड और मैरीटाइम फ्रंटियर डिस्प्यूट वाद। इसमें क्या था? इस वाद में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किसी राज्य द्वारा ऐसे वाद में हस्तक्षेप करने जिसका वो पक्षकार है ही नहीं तो क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, न्यायालय की शक्ति को स्पष्ट कर दिया और न्यायालय ने न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 62 का निर्वचन किया। और पांचवा केस है संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय संख्या 273 के पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना की गई थी 1982 में। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण का निर्णय वैध और बंधनकारी था और न्यायाधिकरण ने अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण नहीं किया है। तो अब तक समझ जाओगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के हिसाब से ही जो आगे की विधि है वो बनती है, जैसा कि हर जगह होता है, हर देश में होता है। अब लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख दीजिएगा प्रोफेसर गुड स्पीच की जो ने स्टेटमेंट दिया है कि न्यायालय की क्षमता के बावजूद न्यायालय एक ऐसा विश्व समाज में अपना कार्य करता है जो कि महत्वपूर्ण मसलों को न्यायालय को सुपुर्द करने को तैयार नहीं है और इसको वह भी कार्य देने के लिए तैयार नहीं है जो चार्टर में निर्देशित। तो न्यायालय की स्थिति जो है वो विश्व के देशों ने खराब कर दी है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट मसले जो वो न्यायालय को सौंपते नहीं है, क्योंकि न्यायालय को उस लेवल का वो समझते नहीं है। जो भी हो ये आपको सेल्फ थॉट लिखना है। और लास्ट में न्यायमूर्ति फिलिप जे जेसप का भी विचार लिख सकते हैं कि न्यायालय वैसा है जैसा कि विश्व के राष्ट्रों ने इसे बनाया है। और न्यायमूर्ति जेसप ने भी कहा है कि दोष संविधि का नहीं बल्कि आवश्यकता इस बात की राज्य अधिक से अधिक न्यायालय का प्रयोग करें, उसको अधिक से अधिक सुविधाएं दें और उन सुविधाओं का प्रयोग न्यायालय को करने दें। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ सीख लेने वाला होना चाहिए। आपके आंसर का कंक्लूजन हमेशा से आपका अपना थॉट होना चाहिए, ना कि पूरा जो आंसर में आपने लिखा है उसको ही शॉर्ट करके लिखें। बाकी की पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की 10 से 11 क्वेश्चन की क्लासेस, सेकंड सेमेस्टर लॉ LLB की सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड की हुई है। आप जा करके वीडियोस सेक्शन में देखिए या इस प्लेलिस्ट में भी विजिट करिएगा, करंटली अपलोड में भी देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी LLB कर रहा है, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए। ये ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो के बाद आप पढ़ाई नहीं करिए, बल्कि आपको ये इस वीडियो को सुनने के बाद, इस ऑडियो को सुनने के बाद जब आप किताबें खोलेंगे तो आपका कंसेप्ट और फैक्ट दोनों बहुत क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि आपको आंसर राइटिंग का तरीका और आंसर राइटिंग बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब आपको ये ऑडियो क्लासेस कैसी लग रही, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।